नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे राइटर डायरेक्टर शीर्षक एस आनंद से। शीर्षक एस आनंद का जन्म आसाम के जोरहट में हुआ और कोलकाता में स्कूल की पढ़ाई की, फिर दिल्ली से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वहीं वीडियो एडिटिंग करने के साथ कई न्यूज चैनल के लिए प्रोमो भी लिखे हैं। इसके बाद मुंबई का रुख किया और नील नितिन मुकेश और बिपाशा बासु अभिनीत फिल्म आ देखे जरा से फिल्मों में लेखन के सफर की शुरुआत की। फिर फिल्म गुड्डू की गन, 3G अ किलर, टेबल नंबर 21 और फिल्म अलोन को शीर्षक आनंद ने कलमबद्ध किया है। शीर्षक आनंद ने लेखन के साथ निर्देशन भी किया है। फिल्म 3G अ किलर से निर्देशन की शुरुआत की। इस फिल्म में नील नितिन मुकेश और सोनल चौहान को निर्देशित किया है, तो कुणाल खेमू अभिनीत फिल्म गुड्डू की गन को भी डायरेक्ट किया है। इसके साथ शीर्षक आनंद ने वेब सीरीज बॉम्बर्स की स्टोरी भी लिखी है, तो एनिमेटेड फिल्म फुकरे वॉइस के भी लेखक हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके राइटिंग और डायरेक्शन के सफर के बारे में। तो आज आपको हम मिलवाएंगे राइटर डायरेक्टर शीर्षक एस आनंद से। इनका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, शीर्षक एस आनंद। तो हम उनके नाम को लेकर भी उनसे सवाल करेंगे कि आखिर उनका जो नाम है शीर्षक एस आनंद, इसके पीछे क्या राज है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं राइटर डायरेक्टर शीर्षक एस आनंद। शीर्षक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं सोच रहा हूं मैं आपको क्या बोलूं पहले, मैं शीर्षक बोलूं, आनंद बोलूं, या पूरा नाम एक साथ बोलूं शीर्षक एस आनंद, क्योंकि थोड़ा लंबा हो शीर्षक। जाएगा। तो शॉर्ट में क्या बोलूं आपको, शीर्षक की आनंद? कई शीर्षक आई थिंक बिल्कुल बढ़िया है। सब मुझे अच्छा शीर्षक ही बुलाते हैं, तो शीर्षक इज द बेस्ट। जी, तो एंड शीर्षक द जी नेम इज द बहुत बहुत स्वागत है बेस्ट। आपका स्वदेश न्यूज की खास शुक्रिया, पेशकश बहुत बातें बहुत सितारों धन्यवाद। की में। शीर्षक जी, बहुत बहुत सबसे पहले हम धन्यवाद। ये जानना चाहेंगे शुरुआत आपकी कैसे जी हुई, क्योंकि आप अभी राइटर भी हैं डायरेक्टर भी हैं। तो शुरुआत आपकी जी। कैसे हुई? पहले आप एज ए डायरेक्टर काम किया आपने या एज ए राइटर काम किया आपने? सो हम बनना तो डायरेक्टर ही चाहते थे, तो हम्म। मैं 2005 में मुंबई आया डायरेक्टर बनने के लिए। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स को नॉर्मली इतनी आसानी से ब्रेक नहीं मिलता। तो सजेस्ट किया लोगों ने कि आप राइटिंग करो, अगर आपको वैसे भी अगर आप में है टैलेंट, अगर आप राइटिंग अच्छी कर सकते हो तो एज अ राइटर ब्रेक मिलना आसान है। तो हम तो मैं और मेरा पार्टनर है शांतनु, हम दोनों साथ में मुंबई आए। हम मैं नोएडा से हूँ, वो दिल्ली से हैं। हम्म। और तो जब हम यहाँ पे आए फिर हम साथ में स्क्रिप्ट लिखने लगे। हमने कहा कि यार यही एक तरीका है, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट पसंद आती है किसी को तो वो एज ए राइटर आपको ऑनबोर्ड ले सकता है। फिर देन आप एक बार एंट्री आपने करी इंडस्ट्री में, फिर जी। आप कॉन्टैक्ट अपने बनाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, डायरेक्टर से मिलते हम्म। हैं, स्टूडियो से मिलते हैं, तो फिर आप प्रोड्यूसर से मिलते हैं। तो देन इट्स बिकम्स इजियर फॉर यू टू डू योर डायरेक्टोरियल डेब्यू। तो हमने पहली शुरुआत अपनी फिल्म आगे से जरा हम्म। इरॉस के साथ की। तो हम अपनी स्क्रिप्ट लेके घूम रहे थे, तो इरॉस में हमारी मुलाकात विकी रजानी से हुई। पहले सुधीर लुल्ला जी से हुई, उसका हम्म। विकी रजानी से हुई, और उन्होंने हमें हमारी पहली ब्रेक दी, हमारे साथ एक प्री फिल्म डील साइन की एज राइटर। और हम उसके साथ जुड़े, फिर हमने आगे के जरा करी। और उसके बाद फिर विकी ने हमें 3G डायरेक्ट करने का मौका दिया। बोला कि आप नील नितिन मुकेश जो थे वो, उनसे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई आगे के जरा के सेट पे, और हमारी सेंसिबिलिटीज मैच हुई। वो भी बड़े अनयूजुअल रोल्स कर रहे थे उस वक्त। तो नॉर्मली हमारा हमारा जो स्ट्रेंथ है वो ये कि हम अनयूजुअल आइडियाज करते हैं। अगर आप हमारी फिल्मोग्राफी भी देखें तो हाई कॉन्सेप्ट आइडियाज है मोस्टली, आगे के जरा से लेके टेबल नंबर जी। 21 तक, इवन गुड्डू की गन जो हमारी लास्ट फिल्म डायरेक्टेड थी। तो वो एक कंपैटिबिलिटी, एक सेंसिबिलिटी मैच हो गई। उन्होंने बोला यार लेट्स डू दिस। तो फिर 3G एज डायरेक्टर हम लोगों ने, दैट वाज आवर डेब्यू, वो हम्म। हमने 3G में शूट की थी जाके। ऐसे हमारी शुरुआत हुई। जी, तो जो पहली फिल्म थी आपकी, उसका कैसे जी। आपका प्लॉट आया, आइडिया आया कि आपको ये फिल्म लिखनी है, और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा वो लिखते वक्त? तो उस वक्त ये आइडिया था कि देखो, अगर फिल्में तो बहुत सभी बनाते हैं, हर तरह की फिल्में बनती हैं, तो आपकी अपनी आवाज क्या है, पहले तो हमें वो खोजना था कि यार क्या हम कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं। तो उसमें थोड़ा वक्त लगा कि किस तरह की कहानियां हम कहना चाहते हैं। तो मेरे पार्टनर जो शांतनु और मैं हूँ, हम दोनों का थोड़ा सा हम्म। जो एक माइंडसेट है वो अनयूजुअल आइडिया से आता है। हम हॉलीवुड भी हमने बहुत देखा है, वर्ल्ड सिनेमा भी बहुत देखा है। तो हमारा आइडिया था कि फ्लटर क्वेश्चन को कैसा बनाया जाए ताकि इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब हो, आपको स्क्रिप्ट बेचने के लिए आसानी हो कि हाँ यार ये बहुत कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो हमारी जो पहली फिल्म थी आगे से जरा उसका कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही कुछ था, जो
एक कहानी की, एक फोटोग्राफर के बारे में, उसको एक सेलुलॉइड कैमरा जो बोलते हैं वो मिलता है, वो फ्यूचर देख सकता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आप आज विश्व में डेट डालता हूँ, आज जैसे 15 दिसंबर है और मैं आपकी फोटो लेता हूँ 16 दिसंबर की डेट डाल के, तो इस वक्त आप कल क्या कर रहे होंगे वो इमीडिएटली मुझे उसकी फोटो दिखा दें। तो दैट वाज द आइडिया। तो अभी अगर मैं आपकी फोटो दूंगा, मुझे मालूम है फ्यूचर आप कल भी ऐसे इंटरव्यू ले रहे होंगे। शीर्षक जी, हम बातों का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस आ रही है आपकी आवाज़ में। हमें लग रहा है जो पीछे आपका पंखा चल रहा है, तो शायद उस पंखे के कारण शायद कुछ आवाज़ें कुछ डिस्टर्ब हो रही हैं। मैं बंद कर दूं उसको? हाँ, देख लेते हैं आपको जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब शायद आवाज़ ठीक आए, हालांकि कुछ और प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, पर एनीवेज कोशिश करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है आवाज़ की वो ठीक हो जाए और हमारी बातचीत थोड़ी बेटर हो, कंटिन्यू हो, हमारे दर्शकों को हमारी और आपकी बातें समझ में आए। जी अच्छा शीर्षक जी, जो पहली फिल्म की आप बात कर रहे थे, आपने बहुत सारी फिल्में आपने लिखी है, गुड्डू की गन भी आपने लिखी, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्में ही है, मैंने भी देखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो आखिर ये प्लॉट कैसा है आपके ज़हन में गुड्डू की गन लिखने का? इसका भी बहुत कहानी है, मैं उसको सेंसर करके बताता हूँ क्योंकि ये आई एम श्योर ये फैमिली चैनल है, फैमिली देखते होगी। तो मेरा जो पार्टनर है वो एक दिन सुबह उनका मुझे अर्ली मॉर्निंग फोन आ गया। हम इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग लेट नाइट होती हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं है। तो उसका मुझे इमीडिएटली बहुत एक्साइटेड था कि उसको एक ऐसा कुछ सपना आया है कि जो गुड्डू की गन में कुणाल के साथ होता है उसके साथ हो गया, उसने सब कैसे देखा है ऐसा। तो मुझे जब मैंने सुना, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही कमाल आइडिया है, हमें तो आई थिंक फिल्म बनानी चाहिए। और तो कहता है वो, मैं एकदम के घबरा गया जब वो उठा। उस बिल्कुल मतलब एक होता है ना जैसा गुड्डू का रिएक्शन था फिल्म के अंदर कि ये क्या हो गया है, तो उसके साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। तो उसने इमीडिएटली मुझे फोन करके मेरे से कॉन्सेप्ट शेयर किया। मैंने कहा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाई वी शुड वर्क ऑन द स्क्रिप्ट। तो हम लोगों ने फिर उसका एक आउटलाइन लिखा और हम काफी जगह गए उसको लेके। तो जब लोग सुनते थे तो बहुत हैरान होते थे, उनको अच्छा भी लगता था, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी वो करने की फिल्म। सबको लग रहा था यार ये एक फिल्म मतलब या तो करियर पूरा खराब हो जाएगा या फिर। तो हमने फिर ये स्क्रिप्ट भेजी कुणाल खेमू को जी, और कुणाल खेमू ने एक दिन में स्क्रिप्ट पढ़ ली। उनका एक ही है, अगर उनको कुछ भी, पहले उनको वन लाइन भेजा था, उन्होंने वन लाइन उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उनका फोन आ गया हमको कि आप मिलने आ जाइए। हम उनको मिलने गए तो वो बोलने लगे कि ये मैंने कल स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं अभी भी श्योर नहीं हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने मतलब आपसे मिलने से पहले तक मैं श्योर नहीं था, लेकिन मैंने ये सोहा को कॉन्सेप्ट सुनाया। तो जब सोहा ने सुना और वो हंस के गिर गए, उसने बोला ये आपको फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो फिल्म लिखी हुई है, हम उसको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाह रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि कि ये एक वो फूहड़ बी ग्रेड कॉमेडी के स्पेस में जाए। हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज ऑल्सो उसके साथ देना चाह रहे थे। अगर आपने फिल्म में देखी है तो सेकंड हाफ जो है बहुत एक वो खूबसूरती को लेके एक बहुत कमेंट है उसमें कि खूबसूरत जो है खूबसूरत से बड़ा होता है। तो उसको लेके हम लोगों ने उसमें एक कमेंट किया था। तो उसने हमें बोला कि मुझे जो आपका जो टेक है वो बहुत अच्छा लगा, जैसे आपने इसको ट्रीट किया, जैसे आपने इसको लिखा है, तो ये फिल्म मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे लिए भी एक बोल्ड मूव है, लेकिन जब तक आप कुछ अनयूजुअल नहीं करते लाइफ में, ठीक है, सब कुछ हो सकता है, सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आप अगर आज आयुष्मान खुराना को देखें, वो जिस तरह की फिल्में वो करते हैं, वो कोई सोच भी नहीं सकता वो उस तरह की फिल्में। तो हम लोगों ने ये शुरुआत आज से 5-6 साल पहले कर दी थी। अभी हम आयुष्मान खुराना के लेवल पे तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शायद पहुंच जाएंगे। हम लगे रहेंगे, मुन्ना भाई लगे रहो, दैट इज द मोटो ऑफ आवर लाइफ। नहीं, बिल्कुल, वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म आपने लिखी, मैंने भी देखी फिल्म। और जो मैसेज, खास बात इसमें जो मैसेज आप देना चाहते थे कि खूबसूरती सिर्फ बाहरी नहीं होती, आंतरिक खूबसूरती भी होती है, ये खूबसूरती कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लोग, आप कोई भी अगर सेक्स कॉमेडी देखें, इसको एक्चुअली हम सेक्स कॉमेडी नहीं कहेंगे, ये एडल्ट कॉमेडी थी। इनफैक्ट इसका एक टैगलाइन भी था, बहुत इंटरेस्टिंग हमको आया था कि यूनिसेक्स कॉमेडी। नॉर्मली सेक्स कॉमेडी होता है ना, यूनिसेक्स हेयर सैलून्स होते हैं ना, तो दोनों देख सकते हैं। ये हमारा आइडिया था कि नॉर्मली क्या होता है सेक्स कॉमेडीज में, फीमेल ऑब्जेक्टिफाई की जाती है, द बॉडी ऑफ अ वुमन इज नॉर्मली ऑब्जेक्टिफाइड। हमारे आइटम नंबर्स भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे उल्टा किया, जो कुणाल भी हमको कहता है कि तुमने मुझे ऑब्जेक्टिफाई किया, मेल ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो वो बात भी जो थी, हम लोगों ने प्रमोशन में उसको यूज किया। हमने कहा देखो, हमने पहली बार लोग फीमेल ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, हमने मेल ऑब्जेक्टिफिकेशन किया है।
तो ये भी एक हमने गलत चीज करी। अच्छा, इस फिल्म के आप राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं आप, तो एज जी अ जी। राइटर जब आपने लिखी उसके बाद फिर क्या आपने सोच के रखा था कि मुझे ही डायरेक्ट करनी, या फिर पहले ये था कि कोई और इसको डायरेक्ट करेगा? कैसा था प्लान, नहीं मतलब नहीं, डायरेक्शन को लेकर कैसे आना हुआ आपका इसमें? डायरेक्शन तो ये सोचा था ये खुद ही करनी है, क्योंकि जिस तरह से हमने इसको सोचा था, जिस तरह से अगर आपको उसमें याद हो कि बेसिकली जब वो उसको पता चलता है उसके साथ क्या हुआ है, उसके चेहरे पे एक लाइट आती है, जी, यू नो, तो वो गोल्डन उस कलर तरह के की। जो क्वर्क्स हैं, गोल्डन कलर की, वो जो उस तरह के क्वर्क्स हैं, जो उस तरह की चीजें हैं, वो आई थिंक हम ही जस्टिस कर सकते थे उसको। हमने जब वो फिल्म जब बन गई उसके बाद काफी लोगों को दिखाई, तो जब दिखाई तो लोग हमसे एक ही सवाल पूछते थे, तुमने ये क्या क्या पी के या क्या खा के लिखी है? मैंने कहा कुछ नहीं, प्रॉपर दाल चावल खा के ही लिखी है। तो डायरेक्शन का आइडिया तो शुरू से था कि ये हम ही करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हाँ, दैट वाज द आइडिया। बाकी बड़ा चैलेंज था आपके लिए इस फिल्म में कि ये फिल्म एक पुअर बिल्कुल। फिल्म ना हो जाए और जो फिल्म में आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो जाए, और बिल्कुल वाकई बहुत बेहतरीन डायरेक्ट भी किया आपने कि जो आपकी सोच थी वो इस फिल्म में दिखाई गई है, और कहीं से ये आपको बिल्कुल। पुअर फिल्म नहीं लगी, कहीं से अच्छी लगी, इंटरटेनिंग फिल्म लगी, बढ़िया लगी, जो मैसेज देना चाह रहे थे आप वो मैसेज भी कन्वे हुआ है। अच्छा, हम आपकी एक दूसरी फिल्म की बात करते हैं, एक हॉरर फिल्म है जी अ किलर कनेक्शन करके, तो कैसे जी क्योंकि जी उसके राइटर भी आप हैं, डायरेक्शन भी आपने है, शुरुआत की जी। बल्कि आपने उस फिल्म से डायरेक्शन की, तो उसकी कैसे बिल्कुल। लिखना और डायरेक्शन का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहे? वो मैं आपको बताता हूँ, वो जैसे मैंने आपको बोला, हम नॉर्मली इस तरह से अनयूजुअल, इनको हाई कॉन्सेप्ट आइडियाज बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो आज से 7-8 साल पहले की बात है, 2013 में फिल्म आई थी, तो 2012 में एक दिन न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा आर्टिकल था 3G कनेक्शन जब आया इंडिया हाँ, में, उसके ऊपर। मैं आपसे बस तो यही उसमें सवाल कैसे, करने वाला था अभी कि जो फिल्म का नाम है हाँ जी, 3G या किलर कनेक्शन, तो 3G का क्या मतलब है? तो 3G बेसिकली वही है कि जब वो मैंने आर्टिकल देखा, उसमें था कि यार 3G से पहले हम 2G पे ऑपरेट करते थे, हाँ, सर नॉर्मल फोन कॉल्स मैसेजेस होते थे। 3G से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गई, जो आपका वीडियो कॉल्स हो गए, जो आपके व्हाट्सएप, ये वो बहुत सारी चीजें जो उसके साथ अब बाहर निकल के आए, यूट्यूब, तो एक वो पूरी दुनिया चेंज होगी। तो जब मैंने वो आर्टिकल देखा, उसके बारे में पूरा स्टडी किया, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये मतलब एक तरह से ये एक ये आपका एक साथी है, ये सिर्फ एक फोन नहीं है, पहले सिर्फ फोन था, अब ये आपका साथी है। इसमें आपके सारे सीक्रेट्स हैं, इसमें आपकी सारी प्राइवेट फोटोज भी होती हैं, तो आपकी जो जिंदगी है वो एक फोन के अंदर बंद है। तो मुझे वो थॉट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा क्या हो अगर इसमें एक मरे हुए आदमी की आत्मा घुस जाए, अगर एक फोन एक हॉन्टेड फोन बन जाए, तो वो क्या कर सकता है, वो क्या पॉसिबिलिटीज है। तो वहां से ये आइडिया आया। सो इट इज बेसिकली स्टोरी ऑफ ए हॉन्टेड मोबाइल फोन, कि किस तरह से, तो उसकी वो फिर फिल्म में वो पूरी मिस्ट्री है कि वो किसकी आत्मा है, क्या हुआ उसके साथ, क्या, लेकिन कैसे वो, जब ये फोन आपका दुश्मन, जो जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आजकल तो इतना, मतलब आप यंगस्टर्स को देखें जिनको हम मिलेनियल्स बोलते हैं, जेन जी बोलते हैं, तो वो फोन के बिना रह नहीं सकते। आजकल बच्चे भी, खासकर लॉकडाउन में 2 साल लोग, मतलब अगर यही फोन जो आपका सबसे प्यारा दोस्त है, आपका हम दर्द है, ये आपके अगेंस्ट चला जाए और आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, तो क्या होगा। दैट वाज द आइडिया। तो उसको हमने बेसिकली एक्सप्लोर किया। यही आइडिया जब हमने नील को सुनाया, पहले हमने हमारे प्रोड्यूसर हैं विकी रजानी, उनको सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा ये नील के पास लेके जाते हैं। तो फिर नील को सुनाया, उसको भी बहुत अच्छी लगी कहानी, तो उसने कहा इसको करते हैं, और फिर उससे हमारी फिर वो फिल्म एज ए डायरेक्टर हमारी शुरुआत हुई। अच्छा, इसके साथ आपने जो एक गुड्डू की गन की, आपने 3G या किलर कनेक्शन किया, आपने रिएक्शन बड़े डिफरेंट किस्म के आए हैं, जो मुझे पता चला है कि जो गुड्डू की गन, हाँ, तो जी, इसमें जो बिल्कुल मैं वही मैं आपसे सवाल कर लेता हूं पहले, ताकि हमारे दर्शकों को चीजें क्लियर भी हो जाए। जो फिल्म है आपकी गुड्डू की गन, वो एक तरह से कॉमेडी जोनर की फिल्म थी, और ये जो आपकी 3G या किलर कनेक्शन, ये एक हॉरर जोनर की थी। लेकिन दर्शकों का रिएक्शन ऐसा था कि जो हॉरर फिल्म थी उसमें हम हंस रहे थे, और जो कॉमेडी फिल्म थी उसमें हम डर रहे थे। तो आखिर ऐसा कैसा हो, फिर आपका रिएक्शन क्या था सबसे पहले जब इस तरह से रिएक्शन आपके सामने आए? तो नॉर्मली क्या होता है कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया 3G एक तरह से एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म थी। तो हमारे इंडिया में हमको एक चीज समझ में आई है, ये चीजें एक्सपीरियंस से समझ में आती हैं कि साइकोलॉजिकल हॉरर जो है ना वो कम चलता है। ज्यादातर जो आपकी जैसे 1920 हो गई, आपकी जैसे राज हो गई, इस तरह की जो हॉरर फिल्में है ना, जो जिसमें एक घोस्ट होता है, हालांकि हमारे में भी था,
लेकिन एक इन योर फेस, जिसमें थोड़ा एक फेथ का एंगल हो, जिसमें एक भगवान का एंगल हो, जिसमें अंधविश्वास हो, थोड़ा सुपरस्टिशन, तो उस तरह की फिल्में जो हैं वो ज्यादा चलती, क्योंकि हमारी जो मास ऑडियंस है उस तरह की फिल्मों से ज्यादा कनेक्ट करती है। लेकिन 3G में एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हमारी गलती थी उसमें, राइटिंग में मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई, तो वो फिल्म जो है लोगों के सर के ऊपर से निकल गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये तारीफ करनी पड़ेगी आपकी कि आप बहुत ही इसको आप पॉजिटिव वे में आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं आप, क्योंकि मैंने देखा है बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने कामों को लेकर जो एक रिएक्शन होते हैं पब्लिक के, उसको पूरी सहजता से स्वीकार करते हो। आप उस स्वीकार कर रहे हैं तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप। थैंक यू। नहीं तो सीखेंगे कैसे? अगर हम सोचेंगे कि नहीं जी हमने बहुत ग्रेट काम किया, तो फिर तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना जिंदगी में। वो तो पता चल जाता है। और मैं आपसे एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि ये जब फिल्म रिलीज होती है तो रिलीज होने से पहले ही आदमी को पता चल जाता है उसने कैसी फिल्म बनाई है, क्योंकि आपको रिएक्शन आने लगते हैं राइट फ्रॉम, जब आप शूट करते हैं किसी को पता नहीं होता सिवाय राइटर डायरेक्टर की क्या बन रहा है। जब एडिट होता है ना, तो एडिटर से लेके साउंड रिकॉर्डर्स, साउंड डिजाइनर, VFX, हर आदमी फिल्म देखता है और फिर वो आपको बताता है कि आपको समझ में आता है, आपको उसकी आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप ही बता देगा वो। तो वही आपको पता चला, तो हमको समझ में आ गया था कहीं गड़बड़ हो रही है। और गुड्डू की घर में बिल्कुल ही उल्टा रिएक्शन था, हर आदमी आता था अपने आप ही बोलता था सर मजा आ गया सर। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक वाले लड़के, यंग लड़के थे, वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। और अगले दिन मैं सुबह सिटिंग पे गया तो वो मुझे नीचे मिले। अभी उन्होंने बिना बैकग्राउंड के म्यूजिक देखी है, फिल्म देखी है सॉरी, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर है ही नहीं। और वो कह रहा है कि सर हम तो कल पागल हो गए देख देख के, हमें तो बहुत मजा आया। मैं कहा चलो वेरी गुड, इट्स ए गुड साइन। सो आई वाज कमिंग बैक टू 3G। तो 3G में क्या हो रहा था कि जहां पे फिर आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है जब फिल्म से, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि ऑडियंस जो है ना फिर हॉरर सीन में भी हंसने लगती है। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ, एक दो जगह पे लोग हंस रहे थे, हमने नोटिस किया, हमें बहुत बुरा लगा उस वक्त। लेकिन फिर अच्छा, ये जरूर पूछना चाहूंगा कि चुपके से आप लोग भी ऑडियंस के बीच में बैठे हुए थे ऑडियंस के रिएक्शन लेने के लिए, ऐसा कुछ? हाँ, तो जाके देखते हैं ना हम, तो जब थिएटर में आप जाओ और जब प्रीव्यू होते हैं बहुत सारे, आप जाके देखते हो ना रिएक्शन देखने के लिए, तो उस वक्त हमें ऐसा लगा यार हम तो आई थिंक कॉमेडी अच्छी लिख सकते हैं, इसलिए हमने गुड्डू की गन बनाई। और गुड्डू की गन जब हमने बनाई तो वहां लोग घबरा गए, वहां फिल्म के अंदर नहीं, फिल्म देखने जाने से घबरा रहे थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट। लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी तो उनको समझ में आया कि नहीं यार ये डरावनी फिल्म नहीं है, ये बहुत ही मजेदार फिल्म है, तो इसको जाके देखना चाहिए। अच्छा, आपके फादर नेवी में थे, तो कभी उन्होंने आपसे बोला कि आप भी डिफेंस, आप फील्ड में जाइए, आप भी आर्मी में जाइए या नेवी में जाइए या एयरफोर्स में जाइए, या फिर कि जब उनको पता चला, या फिर कैसे आपने डिसाइड किया, या फिर कभी उन्होंने आपसे बोला कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ कि इनफैक्ट मेरा इस लाइन में आने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। यही एक बहुत कहानी में ट्विस्ट है। नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि यार बाप फौजी था तो हमेशा बोलता होगा बेटे को, बेटा फौज ज्वाइन करो, नेवी ज्वाइन करो। मेरे फादर बिल्कुल ऑपोजिट थे, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। तो इनफैक्ट मैं मैथ्स ऑनर्स किया मैंने रामजस कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं MCA करना चाह रहा था, मैंने रिटन एग्जाम भी क्लियर कर लिया, लेकिन मेरी वो ग्रेजुएशन में एग्रीगेट में 3% कम रह गए थे, उस वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला। लेकिन मैं 23rd रैंक था मेरा रिटन एग्जामिनेशन में। तो मैं बहुत दुखी, हार्ट ब्रोकन घर पे बैठा हुआ था कि यार अब मैं क्या करूंगा, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना था मुझे और ये वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो दुनिया खत्म नहीं हुई है, इनफैक्ट आज की डेट में तो बहुत ऑप्शंस है। ये मिड 90s की बात है, उस वक्त टीवी इंडस्ट्री बहुत बूम हो रही थी, नए नए चैनल्स आ रहे थे। पहले सिर्फ दूरदर्शन था, फिर जी आया, उसके बाद सोनी और बहुत सारे। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे आज की डेट में फैशन इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं और ये सब बहुत फल फूल रही हैं। उस वक्त आपके MNCs आ रहे थे, तो अब कह रहे हैं कि बहुत स्कोप है। एक वही चीज नहीं रहेगी कि सिर्फ फौजी बन सकते हो या इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर करो, लेकिन जो करो बी वेरी गुड एट इट। उनका एक ही था कि उन्होंने मुझे, उस वक्त वो विंबलडन देखते थे हम, तो मुझे दिखाते थे देखो स्टेफी ग्राफ खेल रही है, इसने सारी जिंदगी सिर्फ टेनिस खेला है और कुछ नहीं किया। तो अगर तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जो तुमको, जिसमें तुम्हारी महारत ही है, जिसमें तुम्हारी मास्टरी है, जस्ट फॉलो योर हार्ट। और संयोग की बात यह है कि मेरे फादर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे, अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उस वक्त नोएडा में। तो उनके क्लाइंट थे, उनकी उनके सन और डॉटर इन लॉ का एक प्रोडक्शन हाउस था, तो वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तलाश कर रहे थे। तो ऐसे बातों बातों में उनसे बात निकली, तो उन्होंने बोला आप अपने बेटे को बोलिए कि ट्राई करे, अगर अभी वो 21 का है, 21 साल का था, ग्रेजुएशन खत्म करी थी, सोच रहा था अब क्या करूं, जो करना था वो हो नहीं रहा था।
तो उन्होंने मुझसे बोला जाओ जाके ट्राई करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, मुझे लगा कि यार क्योंकि हालांकि मैं शुरू से एक फिल्म बफ हूँ, मुझे सारी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेके सारी मूवीज के एक्टर्स फिल्में सब मालूम है, मैं टीवी बहुत देखता था। बिल्कुल। तो ये था कि आपके जब आपके फादर ने कभी आपको रोका नहीं और कभी कहा नहीं, फोर्स नहीं किया, उन्होंने आपको छोड़ दिया कि जो मन करे वो करे और आपका जो मन था आप वो कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं आपसे बिल्कुल लेना चाहूंगा, मैं समय कम है, नहीं तो आपसे मैं और इस बारे में और बातचीत करता कि जो आपके पार्टनर थे, जो आपके राइटिंग पार्टनर भी हैं, आपके डायरेक्शन पार्टनर भी हैं, आप दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो जब मुंबई आप दोनों साथ में गए थे तो जिस फ्लैट में या रूम में रहते थे उसके आसपास के लोग आपको दोनों को गे पार्टनर समझते थे, ये कुछ खबर है हमारे पास। तो आखिर मतलब चीजें क्या ऐसे हो रही थी कि आसपास के लोग ये सोच रहे थे, गलतफहमी में थे, फिर वो गलतफहमी दूर कैसे किया आप लोगों ने? नहीं, हाँ, वो मजेदार किस्सा है। उसमें बेसिकली क्या था कि मेरे पार्टनर का नया नया डिवोर्स हुआ था। हाँ। और मैं सिंगल था, मेरी लेट शादी हुई, तो हम 2005 में जब आए तो तभी उनका डिवोर्स हो रहा था और हम साथ में स्ट्रगल करने आए। तो हमने कहा कि अब साथ में आए हैं तो हम साथ में एक ही कमरा हमने किराए में लिया लोखंडवाला में, वहां पे हम रहते थे। तो अब 4 साल से 2 अकेले लड़के साथ में रह रहे हैं। हाँ, हमारे दोस्त थे, लोग आते थे, लड़के सब आते थे, लेकिन ऐसे हमारी कोई स्टेडी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं थी कोई। तो लोगों को थोड़ा सा एक वो लगता था कि हम ज्यादा फोकस काम पे ही करते थे, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, पार्टी वार्टी करी हमने, तो लोगों को कहीं ऐसा लगता था कि यार ये कुछ है तो नहीं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द होमोसेक्सुअल्स एंड ऑल द LGBTQ कम्युनिटी, उसमें कोई खराब बात नहीं है, वो उनकी चॉइस है। तो लेकिन लोगों को ऐसा लगता था, वो हमसे पूछते थे तो हम बोलते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब मेरी 2009 में मेरी शादी हो गई तो फिर मैं वहां से निकल गया। फिर मैं तो फिर ये गलतफहमी दूर हुई होगी आसपास के लोगों अपने आप ही मिट गई। हाँ जी। अच्छा, आप सिर्फ हिंदी में लिखते हैं, हिंदी भाषा में, हिंदी के अलावा कुछ दूसरी भाषाओं में भी लिखते हैं आप? मैं नॉर्मली हिंदी में, मतलब जो हमारे स्क्रीन प्लेज वगैरह होते हैं जो हम फिल्म, वो अंग्रेजी में होते हैं और डायलॉग्स हिंदी में लिखे जाते हैं। तो बट मैं हिंदी फिल्मों में लिखता हूँ, मैं पोइट्री लिखता हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पोइट्री लिखता हूँ। बट हाँ, मेन हिंदी दैट इज माय फर्स्ट लैंग्वेज कह सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही मैं अलग हट के एक आपसे सवाल करना चाहूंगा। मैं अक्सर हमने देखा है कि हिंदी को लेके कभी कभी राजनीतिक तौर पर भी कुछ समस्याएं आती हैं कि अगर सरकार चाहे, जो ऐसे राज्य जहां पर हिंदी कम बोली जाती है, अगर वहां पर हिंदी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं उन लोग, तो कुछ वहां से जो राजनीतिक स्तर पर कुछ विरोध भी सामने आता है। लेकिन ये हमने देखा है कि जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और जो टीवी इंडस्ट्री, हिंदी टीवी इंडस्ट्री, उसने हिंदी को बहुत बढ़ाया है। तो इसको लेकर जो देश विदेश में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पर हमारे चैनल देखे जाते हैं, तो हिंदी को लिखते वक्त आप जब हिंदी आप लिखते हैं या टीवी सीरियल्स में लिखते हैं, तो लिखने के लिए, बोलने के लिए क्या एक चीजों का आप एक ही इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, या कुछ और डिफरेंट तरीके से आप लिखते वक्त, बोलते वक्त आप इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं उस बात पे आपका कमेंट करना चाहूंगा कि हिंदी जो हमारे देश में है, कि ये मुझे भी बहुत तकलीफ होती है इस बात से कि जो नई पीढ़ी है वो हिंदी से उनका थोड़ा सा हाथ जो है पीछे छूट रहा है। खासकर नई जनरेशन जो है वो थोड़ा एक एलिटिज्म आ गया है, खासकर अर्बन शहरों में, जो हमारे मेट्रोज हैं। छोटे शहरों में फिर भी बोली जाती है, लेकिन फिर भी एक इंग्लिश के साथ लोगों का ऑब्सेशन है। तो हिंदी लिखना पढ़ना तो मतलब बहुत, बोलना तो बहुत, पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है, बोलने में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो वो एक मुझे बहुत दुखदाई लगती है। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने बोला कि टीवी में, जैसे केबीसी अगर आप देखें तो उसमें बच्चन साहब कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, और मैं इसलिए भी वो शो रेगुलरली देता क्योंकि मेरा नाम वो बहुत लेते हैं, इस कहानी का शीर्षक बताइए और इस गाने का शीर्षक बताइए। तो मुझे बहुत अच्छी बात की आपने। तो मेरे को वो मुझे उस बात से बहुत दुख होता है कि नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे भतीजे हैं, मेरे भतीजे, मैं उनको भी बोलता हूँ हिंदी पढ़े, मैंने हिंदी की किताब लिखी है कविताओं की, मैंने उनको बोला है कि आप ये पढ़िए, आप हिंदी से नाता मत छोड़िए, क्योंकि कल को यही हमारी आइडेंटिटी है। बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी टीवी इंडस्ट्री, और आप जैसे जो लेखक हैं जो हिंदी में काम करते हैं, यही हमारी इस हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। समय कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करते, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन समय कम है, इसलिए वो सारे सवाल मैं आपसे पूछ नहीं पाया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए राइटर और डायरेक्टर शीर्षक एस आनंद से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।